छात्र एवं छात्राएं कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मन से पढ़ाई करते होंगे, जिससे कि आपका जो सपना है वह साकार हो। आपका जो 450 प्लस अंक लाने का सपना है वह साकार हो। इसी के साथ चलिए आज हम लोग कृष्णा ट्यूशन सेंटर बीरपुर यूट्यूब चैनल पर हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट VVI लघुत्तरीय प्रश्न आज देखेंगे, जो बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 वर्ग 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे प्रश्न जो है एकदम आना ही निश्चित है। इससे आज वह चुनौता प्रश्न लेकर के आए हैं जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए आज हम उस प्रश्न को लेते हैं जो प्रश्न समझिए आपके परीक्षा में निश्चित ही आएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा यह VVI में पहला क्वेश्चन है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? लेखक भीमराव अंबेडकर जी विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जिसका स्वरूप जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों का विभाजन का रूप ले रखा है, जो अस्वाभाविक है। इसी तरह से अगला प्रश्न है खोखा किन मामलों में अपवाद था? खोखा किन मामलों में अपवाद था? खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो दूसरा प्रश्न क्या है? खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो सेन साहब एक अमीर आदमी थे। खोखा उनके बुढ़ापे के आँखों का तारा था, इसीलिए मिसेज सेन ने उसे काफ़ी छूट दे रखी थी। तो इस तरह से खोखा जीवन के नियम का जैसे अपवाद था, और इसीलिए यह भी स्वाभाविक था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद था। किसी भी नियम को वह नहीं मानते थे। इस तरह से खोखा जीवन के नियम का और घर के नियमों का अपवाद था। अगला प्रश्न है भारत में पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय है? तो भारत में पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता यूरोपीय लोगों के लिए वांछनीय है, क्योंकि भारत ऐसी अनेक समस्याओं से भरपूर है जिनका समाधान होने पर यूरोपियन लोगों की अनेक समस्याओं का निदान संभव है। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा जो स्वाधीनता देखिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक क्या बताता है? तो स्वाधीनता शब्द की सार्थकता में लेखक कहते हैं कि स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना, क्योंकि यहाँ के लोगों ने अपनी आज़ादी के लिए जितने भी नामकरण किए हैं उसमें स्वतंत्रता, स्वराज, स्वाधीनता है, अर्थात स्व का बंधन अवश्य है। अगला प्रश्न है देवनागरी लिपि कब सार्वदेशिक लिपि थी? इसका जवाब क्या होगा? देवनागरी लिपि कब सार्वदेशिक लिपि थी? तो ईसा की 8वीं से 11वीं सदी के बीच में नागरी लिपि पूरे देश में व्याप्त थी, अतः उस समय यह एक सार्वदेशिक लिपि हो गई थी, क्योंकि इसी समय में सभी जगह टाइप होने लगा और पुस्तकों में देवनागरी लिपि छपने लगी तथा टाइप होने लगी। अगला प्रश्न है लेखक को क्यों लगता है कि जैसे उस पर एक भारी दायित्व आ गया? तो लेखक के घर में ऐसा वातावरण उपस्थित हो गया था कि जिससे लगता था लेखक को नौकर रखना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन नौकर कैसा हो और कहाँ मिलेगा, यही प्रश्न लेखक को एक भारी दायित्व के रूप में महसूस हो रहा था, और इसी कारण लगता था कि उस पर एक भारी दायित्व आ गया है। अगला प्रश्न है
परंपरा का ज्ञान किसके लिए, परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है और क्यों है? तो इसका जवाब यही होगा, जो लोग साहित्य के युग में परिवर्तन करना चाहते हैं, क्रांतिकारी साहित्य रचना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि साहित्य की परंपरा से प्रगतिशील आलोचना का ज्ञान होता है। इससे साहित्य की धारा को मोड़कर नए प्रगतिशील साहित्य का निर्माण किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है? नहीं, तो बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ था और रामपुर में महाराज जी का अधिक समय व्यतीत हुआ था। वहाँ एक विकास का सुअवसर मिला था। इस तरह से लखनऊ और रामपुर में दोनों का आत्मीय संबंध था। अगला प्रश्न है, नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को क्या अनुभव होता है? नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को लगता है कि जल स्थिर है और तट भी बह रहा है। नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को लगता है कि जल स्थिर है और तट बह रहा है। उन्हें अनुभव हो रहा है कि वे नदी के साथ बह रहे हैं। नदी के पास रहने से लगता है कि लेखक स्वयं नदी हो गए हैं और स्वयं में नदी की झलक देखते हैं। अगला प्रश्न है, मछलियों को लेकर बच्चों की अभिलाषा क्या थी? मछलियों को लेकर के बच्चों की क्या अभिलाषा थी? तो मछलियों को लेकर के बच्चों के मन में अभिलाषा थी कि एक मछली पिताजी से मांगकर उस कुएं में डालकर बड़ी करेंगे और जब इच्छा होगा तब खेलेंगे और फिर कुआं में डाल देंगे। यही बच्चों की अभिलाषा थी। अगला प्रश्न है, डुमरांव की महत्ता किस कारण बनी? डुमरांव की महत्ता किस कारण से है? डुमरांव की महत्ता किस कारण से है? तो डुमरांव की महत्ता शहनाई के कारण है। वहाँ पर डुमरांव में प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमरांव में हुआ था। शहनाई बजाने के लिए जिस रीढ़ का प्रयोग होता है, नरकट का प्रयोग होता है, जो एक विशेष प्रकार की घास नरकट से बनाई जाती है, वह डुमरांव में सोन नदी के किनारे पाई जाती है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते थे और क्यों? शिक्षा का ध्येय बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्यों मानते थे, क्या मानते थे और क्यों? तो शिक्षा का ध्येय गांधी जी चरित्र निर्माण करना मानते थे। शिक्षा का ध्येय गांधी जी चरित्र निर्माण करना मानते थे। उनके विचार से शिक्षा के माध्यम से मनुष्य में साहस, बल, सदाचार जैसे गुणों का विकास होना चाहिए, क्योंकि चरित्र निर्माण होने से सामाजिक उत्थान स्वयं होगा। साहसी और सदाचारी व्यक्ति के हाथों में समाज के संगठन का काम आसानी से सौंपा जा सकता है। अगला प्रश्न है, गुरु के कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है? कवि कहते हैं कि ब्रह्मानंद से साक्षात्कार करने हेतु लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा आदि से दूर होना आवश्यक है। ब्रह्म की सानिध्य के लिए सांसारिक विषयों से रहित होना अत्यंत जरूरी है। ब्रह्म की प्राप्ति, इस युक्ति की पहचान गुरु के कृपा से ही संभव है। अगला प्रश्न, रसखान रचित सवैये का भावार्थ अपने शब्दों में लिखें। रसखान रचित सवैये में ब्रजभूमि के प्रति उनका हार्दिक प्रेम प्रकट होता है। रसखान ब्रजभूमि के प्रति ब्रजभूमि के प्रति उनका हार्दिक प्रेम प्रकट होता है। सवैये में उन्होंने कहा है, रसखान साहब कहे हैं कि ब्रजभूमि की एक एक वस्तु, स्थान, सरोवर, कंटीली झाड़ियाँ सुखदायक है, क्योंकि यहाँ ब्रह्म के अवतार विष्णु के अवतार श्री कृष्ण अवतरित हुए हैं। रसखान को सभी जगह
सभी चीज में कृष्ण ही कृष्ण दिखाई पड़ते हैं। अगला प्रश्न है, मन लेहूं पे देहूं छटाक नाही, मन लेहूं पे देहूं छटाक नाही से कवि का क्या अभिप्राय है? कवि कहते हैं कि प्रेमी में देने की भावना होती है, लेने की नहीं। प्रेमी में देने की भावना होती है, लेने की नहीं। प्रेम में प्रेमी अपने इष्ट को सर्वस्व न्योछावर करके अपने को धन्य मानते हैं। इससे संपूर्ण समर्पण की भावना का उजागर किया जाता है। अगला प्रश्न है, कवि ने डफाली किसे और क्यों कहा है? जिन लोगों में दास वृत्ति बढ़ रही है, जो लोग पश्चात संस्कृति की दासता से के बंधन में बंध कर विदेशी रीति रिवाज में बंधे हुए हैं, उनको कवि डफाली की संज्ञा देते हैं, क्योंकि विदेश की पश्चात संस्कृति की, विदेशी वस्तु की, अंग्रेजों की झूठी प्रशंसा में लगे हुए हैं। अगला प्रश्न है, माँ मंगम्मा को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती है? माँ मंगम्मा को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती है? क्या होगा आंसर इसका? ये माँ समझती थी कि मैं माँ होकर सेवा नहीं कर सकती, तो अस्पताल वालों को क्या पड़ी है, अपंग जानवरों की गौशाला में भर्ती कर अपने जैसा ही यह कहा जाएगा, उसे कौन प्यार से खिलाएगा, कौन टट्टी पेशाब कराएगा, गीला बिछावन कौन बदलेगा, कौन उनको साथ में सोलाएगा। इन बातों को सोचती हुई वह अपने शरीर से उत्पन्न पुत्री को, बेटी को अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती है। अगला प्रश्न है, पापाती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई? पापाती बल्ली अम्माल की पुत्री थी। पापाती कौन थी? पापाती बल्ली अम्माल की पुत्री थी और गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टर के कथानुसार मुद्रे शहर के बड़े अस्पताल में चिकित्सा के लिए लाई गई थी। अगला प्रश्न है, भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है? भारत माता अपने घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है? भारत को अंग्रेजों ने गुलामी की जंजीर में जकड़ कर रखा था, प्रतंत्रता की बेड़ी में जकड़ी, काल के कुचक्र में फंसी विवश भारत माता चुपचाप अपने पुत्रों पर किए गए अत्याचार को देख रही थी। इसीलिए कवि ने प्रतंत्रता को दर्शाते हुए मुखरित किया है कि भारत माता अपने ही घर में बेगानी बनी है, प्रवासिनी बनी है। अगला प्रश्न है, दिनकर की दृष्टि में, अगला प्रश्न क्या है? दिनकर की दृष्टि में समय के रथ का घर घर नाद क्या है, स्पष्ट करें। तो कवि ने सदियों से राजतंत्र से शासित जनता की जागृति को उजागर करते हुए समय के चक्र की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया है। राज सिंहासन पर प्रजा आरूढ़ होने के लिए समय की पुकार की क्रांति की शंखनाद को समय के घर घर नाद कहा है। अगला प्रश्न है, हिरोशिमा में मनुष्य के साक्षी के रूप में क्या है? आज भी हिरोशिमा में साक्षी के रूप में, अर्थात गवाह या प्रमाण के रूप में, साक्ष्य के रूप में जहाँ तहाँ जले हुए पत्थर दीवारें पड़ी हुई है। यहाँ तक कि पत्थरों पर, टूटी फूटी सड़कों पर, घर की दीवारों पर लाश के निशान छाया के रूप में साक्षी है, गवाह है। अगला प्रश्न है, कवि को यहाँ वृक्ष होगा। कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है? कवि एक वृक्ष के बहाने प्राचीन सभ्यता, संस्कृति एवं पर्यावरण की रक्षा की चर्चा की है। वृक्ष मानवता, पशुता और पर्यावरण एवं सभ्यता की प्रहरी है। यह प्राचीन काल से मानव के लिए वरदान स्वरूप है, इसका पोषक है, रक्षक है। इन्हीं बातों पर चिंतन करते हुए कवि को वह वृक्ष जो
बहुत समय से था नहीं, लेकिन बूढ़ा चौकीदार सा लगता है। अगला प्रश्न, रगम्पा कौन था और वह मंगम्मा से क्या चाहता है? रगम्पा गांव का लंपट और जुआरी लड़का था। वह मंगम्मा से धन चाहता था। इतना ही नहीं, वह मंगम्मा के अनाथ समझकर उसकी इज्जत भी लूटना चाहता था। अगला प्रश्न है, हमारी निंद कविता के शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालें। यहाँ शीर्षक विषय वस्तु प्रधान है, शीर्षक छोटा है और आकर्षक भी। इसका शीर्षक पूर्ण रूप से केंद्र में चक्कर लगाता है। यहाँ शीर्षक सुनकर ही जानने की इच्छा प्रकट होती है। अतः सब मिलाकर के शीर्षक हमारी नींद बहुत ही सार्थक है। अगला प्रश्न है, कवयित्री के अनुसार बेटे को आंसू कब आता है और क्यों? कवयित्री के अनुसार बेटे को आंसू कब आता है और क्यों? तो अक्षर ज्ञान सीखने के क्रम में कठिनाई का सामना करते हुए बालक थक जाता है। क से लेकर घ तक अनवरत सीखते हुए अंग सीखने का प्रयास करना कठिन हो जाता है। यहाँ वह पहल विफल होता है और अनायास आंसू आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, सीता क्या सोचकर घर से निकल पड़ी? सीता क्या सोचकर घर से निकल पड़ी? प्रतिमाह 50-50 रुपये देने की बात सुनकर सीता को हार्दिक पीड़ा हुई। उसने सोचा कि जब मुझे मजदूरी ही करनी है तो कहीं भी कर लूंगी और रोटी खा लूंगी। यही सोचकर वह घुटन के घर से निकल पड़ी। अगला प्रश्न है, अगले जन्मों में बंगाल में आने की क्या सिर्फ कवि की इच्छा है? स्पष्ट कीजिए। अगले जन्मों में बंगाल में आने की प्रबल इच्छा तो कवि की है ही, लेकिन उसकी अपेक्षा जो बंगाल प्रेमी में है, जिन्हें बंगाल की धरती के प्रति आस्था और विश्वास है, कवि उन लोगों को भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, देवता मिलेंगे खेत खलियानों में पंक्ति के माध्यम से कवि किस देवता की बात करते हैं और क्यों? यह प्रश्नोत्तर पंक्ति के माध्यम से कवि जनता रूपी देवता की बात करते हैं, क्योंकि कवि की दृष्टि में कर्म करता हुआ परिश्रमी व्यक्ति ही देवता स्वरूप है। मंदिरों मठों में तो केवल मूर्ति रहती है। वास्तविक देवता तो वो है जो कई परिश्रम से समाज को सुखद समृद्ध उपलब्ध कराता है। अर्थात यह आज के देवता मजदूर, किसान और श्रमिक हैं, जो खून पसीना बहा करके दूसरों के लिए अन्न का भंडारण करता है, दूसरों की सुख सुविधा की बात करता है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी कौन थी? पारिवारिक परिस्थिति का चित्र प्रस्तुत कीजिए। लक्ष्मी एक दीन महिला थी, जिसके पति कलकत्ता में रहकर नौकरी करता था। वह जो पैसा भेजता था, उससे बच्चों के साथ लक्ष्मी का भरण पोषण संभव नहीं था। उसके पास मात्र 1 बीघा भूखंड था, जमीन था। प्रकृति के प्रकोप के कारण उसमें हल चलवाने के पैसे भी बेकार हो जाते। अतः तहसीलदार के यहाँ काम काज करके वह जीविका चलाती थी। उसका बड़ा बेटा अच्युत, 2 बेटियां, एक नन्हा सा मुन्ना और अपने स्वयं का भरण पोषण की सारी जिम्मेदारी उस पर थी। अतः उसका पारिवारिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी। आज के लिए यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती है? सीता विधवा होने के बाद बेटे और बहुओं से उपेक्षित हो गई। बात बात पर उसे मात्र 2 रोटियों के लिए ताने सुनने पड़ते। इससे वह सर्वदा अपमानित महसूस करती थी। उसे लगता था
कि धरती आकाश से मिटकर बहुत छोटा हो गया और इसीलिए सीता अपने ही घर में घुटन महसूस कर रही थी। तो प्यारे बच्चे, आज छात्र छात्राएं, आज हम लोग इस हिंदी गोधली भाग के दोनों वर्णिका और हिंदी का ये महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट 30 प्रश्न देखे हैं। आप लोग इसे निश्चित रूपेण इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। इसी से जो है प्रश्न जो है पूछा जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इस क्लास को शेयर और लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो अब जो है आप लोगों के पास में मिलता रहेगा। इसीलिए चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, क्लास को अधिक से अधिक शेयर और लाइक कीजिए। इन्हीं के साथ आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त होती है। जय